गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं और इसमें उत्प्रेरक के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज इसमें लेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अर्थात भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। सबसे पहले लेते हैं भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन हैं या होते हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था बदल जाती हैं। पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, ये आपस में बदलते रहते हैं और इस तरह से और उसकी अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस आदि बदल जाते हैं, उनके रंग आदि बदल जाते हैं। ये तो होगी भौतिक अवस्था की परिभाषा। इसमें दूसरा और क्या होता है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः पहले वाला पदार्थ प्राप्त हो जाता है। अगर हम परिवर्तन को हटाते हैं, जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं, भाप बन रही है, भाप को अगर ठंडा कर देंगे तो पुनः पहले वाला पदार्थ बन जाएगा। बर्फ को गर्म कर रहे हैं, पिघल जाती है, अगर गर्म करना बंद कर देंगे उसको ठंडा करने लग जाएंगे, पुनः बर्फ बन जाएगी। तो कारण को हटाने पर पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है। और ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, बदलते रहते हैं ये स्वतः ही, इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। और इसका उल्टा अगर करें तो रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जैसे दे दिया, जल को गर्म करने पर भाप में बदलना, बर्फ का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और रासायनिक परिवर्तन को देखें तो ये वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन बदल जाते हैं, यानी पूरा पदार्थ ही बदल जाता है, दूसरा पदार्थ बन जाता है। और परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होता। अगर हम चाहें परिवर्तन होने के बाद अगर हम चाहें कि पहले वाला पदार्थ है वो फिर से प्राप्त हो जाए तो नहीं होगा। और ये परिवर्तन स्थायी हो जाते हैं, स्थायी होते हैं और इनमें नया पदार्थ बनता है। जैसे उदाहरण लेते इसका उदाहरण, जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना, दूध का दही जमना, दूध से दही जमना। तो ये दूध से एक बार दही जम गया तो दही को वापस दूध में नहीं बदल सकते। इसी तरह से कोयला अगर जल गया है तो जल करके राख होगी, उसकी दोबारा से कोयला हम प्राप्त करना चाहें तो नहीं कर सकते। राख एक नया पदार्थ बन गया, उधर दूध से दही एक नया पदार्थ बन गया। तो ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। इस तरह से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। अब लेते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा। और रासायनिक समीकरण क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कोई मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसको अगर हम वैसे ही अगर बता रहे हैं तब तो उसको रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे। अगर उसको सूत्र के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिख करके बता रहे हैं तब उसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, कार्बन यानी कोयला। यहाँ कोयले कोई कार्बन कहते हैं कि कोयले में सारा कार्बन ही होता है। और कार्बन यानी कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये अभिक्रिया हो रही है। ये तो हम उसको शब्दों में बता रहे हैं। शब्दों में एक तरीके से बताएंगे तो कैसे बताएंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों में क्रिया हुई और क्या क्या पदार्थ बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें इसको हम शब्द समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि इसको हमने शब्दों में व्यक्त कर रखा है, इसलिए इसको तो कहेंगे शब्द समीकरण। और इसके नीचे देखिए, कार्बन का प्रतीक लिख दिया है C, ऑक्सीजन का अणुसूत्र लिख दिया O2
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणुसूत्र लिख दिया CO2। अब ये जो अभिक्रिया है वो प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में व्यक्त कर रखी है, तो इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। इसको रासायनिक समीकरण कहेंगे, ऊपर वाले को हम शब्द समीकरण कहेंगे। तो इस प्रकार से ये सब समीकरण होते हैं और रासायनिक समीकरण होते हैं। और अब उसके बाद में हम लेंगे, इसके बाद में हम अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले रासायनिक समीकरण लिखने के चरण हम देखते हैं। तो पहले लेते हैं रासायनिक समीकरण के चरण। रासायनिक समीकरण यहां हेडिंग डालते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। पहले रासायनिक समीकरण अगर हम लिखना चाहें तो उसके क्या क्या चरण हैं, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसके बहुत सारे चरण हैं, एक एक करके हम देखते हैं। तो नंबर 1 लेते हैं, क्रिया कारकों, या इसको अधिकार को भी दे देते हैं, क्रिया कारकों को पहले लिखते हैं, उसके बाद तीर लगाकर फिर उत्पादों को लिखते हैं, मतलब क्या हुआ कि पहले क्रियाकार को लिखेंगे, फिर तीर लगाएंगे और फिर उत्पादों को लिखेंगे। जैसे C+O2 और CO2। अब यहां पर देखिए, ये तो क्रिया कारक हैं, इनको हम कहेंगे क्रिया कारक या अभिकारक कह दो, जो एक बात है अभिकारक। ये तीर से पहले वाले जितने पदार्थ लिखे हैं वो अभिकारक हैं। यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ये बाद में जो नया पदार्थ बना है उसको हम लिखेंगे उत्पाद। ये उत्पाद है, उत्पाद, ये प्रोडक्ट, उत्पाद। तो ये उत्पादन हो रहा है इसका CO2 का। तो क्रिया कारकों को पहले लिखेंगे, उत्पादों को बाद में लिखेंगे, दोनों के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। एक तो ये हो गया, पहला चरण तो ये हो गया। और दूसरा चरण हम लेंगे इसके बाद में, अगर क्रिया कारक, यदि क्रिया कारक या अभिकारक व उत्पाद एक से अधिक हैं, तो उनके बीच में, उनके मध्य में धन का चिन्ह, धन यानी प्लस का निशान लगाते हैं। इसी अभिक्रिया के बाद मिलते हैं C+O2 और जैसे माने CO2। अब यहां पर देखिए, ये प्लस का निशान लगा हुआ है, ये एक पदार्थ है, एक क्रियाकारक है, ये दूसरा क्रियाकारक है, दो अलग अलग पदार्थ हैं यहाँ। तो दोनों के बीच में किसका निशान लगा दिया? प्लस का, धन का चिन्ह लगा दिया। अगर 3 पदार्थ होते तो एक प्लस का निशान और लगा देते। इस तरह से पहला पदार्थ प्लस दूसरा पदार्थ प्लस तीसरा पदार्थ, इस तरह प्लस प्लस लगाते जाते हैं। और उत्पाद भी ऐसे करते हैं, चूंकि यहाँ उत्पाद एक ही बन रहा है, अतः यहाँ पर प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 2 पदार्थ बनेंगे तभी उनके बीच में प्लस का निशान हम लगा सकते हैं। तो ये था दूसरा चरण। अब लेते हैं तीर के दोनों ओर, तीर के दोनों ओर परमाणु की
प्रत्येक तत्व के परमाणु की प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी क्योंकि ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान या अणु परमाणु उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया में न तो नए परमाणु उत्पन्न होते हैं, जितने भाग ले रहे हैं उतने ही काम में आएंगे, न तो वो उत्पन्न हो सकते न वो नष्ट हो सकते। तो तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही वो नष्ट होता है। तो इस प्रकार से इसको समान रखना जरूरी है। अगर समान नहीं हो तो क्या करेंगे? अगला बिंदु लेते हैं इसको मिटा करके यदि नंबर 4 यदि किसी अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर और तथा दाईं ओर तत्वों के परमाणु बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो हिट एंड ट्रायल विधि से उनको बराबर या संतुलित किया जाता है, या संतुलित किया जाता है। तो इस तरह से इनको संतुलित करना पड़ता है। अगर यानी मान लीजिए तत्वों के परमाणु बराबर नहीं है तो इनको संतुलित करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं प्रोपेन का, जैसे ले लिया C3H8। ये प्रोपेन गैस है, जलने वाली ज्वलनशील गैस है, जो रसोई गैस में हमारी रसोई गैस में 4 गैसों का जो मिश्रण होता है उसमें से एक गैस है, उसका उदाहरण ले लिया। ये जलने वाली गैस है और मान लीजिए वायु की उपस्थिति में जल रही है, बिना वायु की कोई चीज जल नहीं सकती, ऑक्सीजन की उपस्थिति मान लीजिए जल रही है, और इसको क्या नाम, इससे क्या क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और प्लस जल H2O। ये दो ही चीज बनती हैं और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कोई पदार्थ नहीं होता, वो केवल ऊर्जा ही होती है। इस तरह से अब मान लीजिए इसको हम चेक करते हैं एक बार कि इसमें दोनों और परमाणु बराबर हैं या नहीं है। जैसे कार्बन 3 और इधर कार्बन 1, तो इसका मतलब जब शुरू में हमने 3 कार्बन लिए थे तो बाकी और कार्बन कहाँ गए? ये पदार्थ तो बोलते हैं इनको आपस में क्रिया करने से ये 2 पदार्थ तो बन गए। इसमें तो इसको जलाने पर एक तो CO2 गैस बनेगी, एक जल बनेगा, ये चीज बनती है, उसके हमने अणुसूत्र लिख दिए। अब बात आती है कि इधर कार्बन 3 थे तो इधर कार्बन और बाकी 2 कहाँ गए? एक कार्बन तो है यहाँ, बाकी 2 कार्बन है कहाँ? क्योंकि परमाणु नष्ट हो नहीं सकते, यहाँ परमाणु तो उतने ही रहेंगे जितने भाग ले रहे थे। तो यहाँ पर देखते हैं, इससे पहले हम 3 लगाते हैं इस तरह से। अब कार्बन 3 हो गए, इसका मतलब ये हो गया CO2
CO2 CO2, ये 3 बार है, इसके 3 अणु हैं। इसके क्रिया करने से CO2 के 3 अणु बनने चाहिए, तभी कार्बन 3 होंगे, 1 2 3 इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर 3 लगा दिया। और उसके बाद में अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन यहाँ 8 हैं, इधर के 8 कहाँ गए। यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 ही हैं, 2 हैं, तो बाकी इसको अगर 4 से गुना कर दें तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जल के कितने अणु बनेंगे, H2O 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 H2O, 1 2 3 4, 2 2 4 6 तो 8, हाइड्रोजन इस तरह 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से इधर हाइड्रोजन 8 तो इधर 8, इधर कार्बन 3 तो इधर 3। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन क्या नाम है इसका, प्रोपेन का जो प्रोपेन जो है इसको बोलते प्रोपेन। प्रोपेन का एक अणु जब जलता है तो 3 अणु CO2 के और 4 अणु जल के निर्मित करता है। अब ऑक्सीजन में जरा और चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 है यहाँ, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है देखो, ऑक्सीजन देखो कितनी होगी, यहाँ पर 4 तो यहाँ है, 1 2 3 4, 4 तो इसमें है, और यहाँ पर 2 2 4 तो 6, यानी 3 दूनी 6। ऐसे देख सकते हैं 3 दूनी 6 या 2 2 4 तो 6, 6 और 4 10 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो क्या करें, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ही है तो 5 से गुना कर दिया तो 5 2 10, इस तरह से दोनों ओर ये परमाणु संख्याएं बराबर बराबर होगी। तो इस तरह से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। तो ये था। अब देखते हैं कि 5% देखते अभिक्रिया और उत्पादों की भौतिक अवस्था को उनके साथ कोष्टक में लिखा जाता है। अगर ठोस है तो लिखेंगे एस, एस यानी सॉलिड, तो अंग्रेजी में इसको सॉलिड कहते हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे एस। जैसे C+O2 और CO2, तो C यानी कार्बन कोयला, ये ठोस है, ये ब्रैकेट में लिख दिया एस। अगर द्रव पदार्थ है तो लिखेंगे एल, एल यानी लिक्विड तरल पदार्थ, और गैस है तो लिख देंगे जी, ये भी गैस है, ये भी गैस है, जी लिख दिया, जी लिख दिया। ऐसे ब्रैकेट में उसकी अवस्था को लिख दिया जाता है। और अगला चरण है, यदि क्रिया कार्य के उत्पाद जलीय विद्युत के रूप में है तो उनके साथ AQ यानी एक्वा, जल को हम एक्वा कहते हैं विज्ञान में, एक्वा लिखते हैं, AQ लिखते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं CO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि कली होती है, उसको पानी में भिगो दिया, तो भिगोने से पहले ठोस चीज ने लिख दिया एस, सॉलिड है ये, जल है वो लिक्विड है। और उसके बाद में जो घोल बना CaOH, जो कली का घोल बनकर जो दीवारों में हम करते हैं, वो एक तरह का जलीय विलयन है, तो उसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे AQ, यहाँ पर लिखेंगे AQ लिखेंगे। यह अगला चरण है, यदि कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो क्रिया कारकों और उत्पादों के मध्य 2 अर्धतीर लगाते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब हो गया कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। जैसे ये है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर बनाते हैं अमोनिया, उसको बोलते हैं अमोनिया, NH3 यानी अमोनिया। एक प्रसिद्ध उदाहरण इसका अमोनिया। तो अमोनिया बन रही है, ये क्रियाकारक है, ये क्रियाफल है। लेकिन थोड़ी सी देर बाद ही जब अमोनिया कुछ मात्रा में बन जाती है तो अमोनिया वापस टूटने लगती है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बनाने लगती है। तो ये क्रियाकारक है और ये उत्पाद है। कुछ समय बाद में ये वापस इसमें टूटने लगती है, तो ये क्रियाकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए। तो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में लगातार चलती रहेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो दोनों दिशाओं में चलती है। उसके लिए तीर के निशान लगाएंगे, आधा तीर इधर कर दिया और शेष आधा तीर इधर कर दिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ये 2 अर्ध तीर लगाए जाते हैं। अगला चरण है, यदि कोई अभिक्रिया किसी निश्चित ताप पर या दाब पर संपन्न होती है तो ताप अथवा दाब को तीर के ऊपर लिखा जाता है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो निश्चित ताप पर ही होती हैं या किसी निश्चित दाब पर ही होती हैं। तो ताप या दाब को कैसे दिखाएं? जैसे ये दिखा रखा, N2 + H2 773 केल्विन ताप, इतने ताप पर ये अभिक्रिया हो रही है। तो ताप को यहाँ लिख दिया ऑब्लिक करके, और ये लिख दिया
200 ATM, ये ATM है, ATM मतलब एटमॉस्फेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो 200 वायुमंडलीय दाब बहुत ज्यादा होता है, ये 200 वायुमंडलीय दाब पर ये अभिक्रिया होती है। ध्यान लिख दीजिए 2NH3 ये अमोनिया। तो अमोनिया इतने 773 केल्विन दाब पर और 200 ATM दाब पर संपन्न होती है। और लास्ट में लेते हैं ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ क्रम से प्लस या माइनस का चिन्ह लगाकर उसको उसकी ऊष्मा की मात्रा को दिखा जाता है। यानी कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया घटित होने पर ऊष्मा छोड़ती हैं, जैसे कली को भिगोते हैं तो देखो विलयन कितना गर्म हो जाता है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो ऊष्मा ले लेती हैं और जिस प्रक्रिया में ऊष्मा अभिक्रिया संपन्न करा रहे हैं वो ठंडी हो जाती है, इसका मतलब उसने आसपास से ऊष्मा ले ली है। तो अगर ऊष्मा छोड़ती है कोई अभिक्रिया तो प्लस करके और कितनी ऊष्मा छोड़ी यहाँ लिख देंगे, जैसे 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल, इतनी ऊष्मा इसमें छोड़ी। अगर कोई अभिक्रिया में ऊष्मा ली जाती है तो यहाँ माइनस लिख करके उसको इसमें दर्शा दिया जाता है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया के समीकरण लिखने के चरण पूरे होते हैं।